नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज पूरा हो गया। 15 जिलों की 43 सीटों पर बम्पर मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा देखें तो पिछली बार से करीब 1% अधिक वोटिंग यहां हो चुकी है। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। उन्होंने रांची में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बम्पर मतदान का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नक्सलियों की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए लोगों ने बाहर निकलकर वोट दिया। नक्सल प्रभावित कोलबंगा और रबांगा क्षेत्र में लोग बेखौफ होकर बड़ी संख्या में वोट देने पहुंचे। यहां पर नक्सलियों ने चेतावनी देने वाले पोस्टर लगाए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने हटा दिया। वहीं बूढ़ा पहाड़ इलाके की बात करें तो गढ़वा जिले में हैसातू में इस साल लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया था और इस बार भी लोगों ने यहां पर बढ़ चढ़कर वोट दिया है। और अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मतदान से तुलना करें तो 2014 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें क्या प्रतिशत रहा था, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 65% मतदान तब हुआ था। 2019 के यानी पिछले विधानसभा चुनाव में 64% और इस बार 2024 में शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है करीब 65% मतदान हुआ है और जाहिर सी बात है कि आंकड़ा थोड़ा बढ़ भी सकता है। झारखंड के पिछले 4 विधानसभा चुनाव में हुए कुल मतदान पर नज़र डालें तो इसमें यह भी पता चलता है कि मतदान प्रतिशत जो है उसमें इसका क्या अंतर पड़ता है। 2005 में 57%, 2009 में 57%, 2014 में 66% और 2019 में 65% मतदान हुआ था। और क्या असर भी होता है मतदान बढ़ने का या घटने का चुनाव परिणाम पर, यह भी एक नज़र डाल लेते हैं। 2009 की बात करें तो मतदान आपने देखा कि वहाँ पर प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन बदलाव जो नहीं हुआ और त्रिशंकु विधानसभा वहाँ पर परिणाम के तौर पर आई। 2014 की बात करें तो मतदान प्रतिशत 9.5% में उछाल आया था, बड़ा परिवर्तन आया था और इसका असर यह हुआ कि सरकार बदल गई और यहाँ पर महागठबंधन को बहुमत मिला था। ये 2014 में बीजेपी सरकार को बहुमत मिला था। और 2019 की बात करें तो 1.1% मतदान घटा था, लेकिन फिर भी सरकार बदली और यहाँ पर महागठबंधन को बहुमत मिला था। पिछले 3 चुनाव के ये परिणाम आपको ये बताते हैं कि बहुमत का जो फैसला है वो मतदान बढ़े या कम हो इस पर इसका किस तरह से असर पड़ता है। और झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर में आज 31 विधानसभा सीटों और वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी हुआ है। राजस्थान की देवली उनियारा सीट की बात करें तो यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। दरअसल नरेश मीणा मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब प्रशासन और पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो गुस्सा हो गए और एसडीएम को ही चाटा जड़ दिया। तो बात कर लेते हैं मनीष कुमार से, हमारे सहयोगी से। झारखंड में जो आज पहले दौर का मतदान हुआ है, जमशेदपुर में मौजूद हैं मनीष, आज जिस तरह से मतदान हुआ है पूरे राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने मतदान में प्रयोग भी किया मताधिकार का। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो प्रतिशत है जो पिछली बार की तुलना से थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्या असर इसका ज़मीन पर देख रहे हैं? अखिलेश, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो पहला क्या है कि चुनाव आयोग को भी इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने काफ़ी ज़्यादा जागरूकता कैंपेन चलाया था जिसका असर आज दिख रहा था। हालांकि मैं आपको बता दूं, वो चाहे जमशेदपुर शहर हो, रांची शहर हो या हजारीबाग शहर हो, यहाँ पे शहरी मतदाताओं का जो रुझान था वो एक तरह से वही पुरानी कहानी थी, थोड़ी उदासीन थी। बहुत लंबी लंबी कतारें शहरों के अंदर नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही हम आज जमशेदपुर के आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर चारों तरफ जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटें हैं, क्योंकि आज के मतदान में आपको मालूम है कि 43 में से 20 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। तो वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में हमें हर जगह, वो चाहे दिन के 11 बजे हों या दोपहर के 2 बजे हों या शाम के 4 बजे हों, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें, वो चाहे पुरुष मतदाताओं की हो या महिला मतदाताओं की। कई जगहों पर हमने देखा कि महिला मतदाताओं की संख्या वो पुरुष मतदाताओं से कई गुना अधिक थी। तो ये दिखाता है, और ख़ासकर झारखंड में जिस प्रकार से हमने पहले भी चर्चा की है, जिस प्रकार से आक्रामक कैंपेनिंग हुई है
और महिला मतदाताओं को साधने की जो कोशिश हुई है वो आज के वोटिंग के दौरान दिख रहा था। निश्चित रूप से जो आप कह सकते हैं मैया स्कीम, गोगो स्कीम, सबका असर दिख रहा था। और साथ ही साथ एक गांव के अंदर में आप कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो अंडर करेंट ग्रामीण इलाकों में खासकर अनुसूचित जनजाति के जो रिजर्व सीटों पे देखा गया था सत्तारूढ़ दल को लेकर, वो शायद उसमें बहुत ज़्यादा बीजेपी जो अपना एक तरह से उसमें सेंधमारी की कोशिश करेगी वैसा कोई खास दिखा नहीं। लेकिन मतदाताओं का जो उत्साह था वो देखते बन रहा था। और यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके होते हैं अखिलेश, ये एक तरह से वहाँ पर वोटिंग जो है बड़ा पिकनिक सा माहौल होता है, जहाँ पे 2-3 वोटिंग जो मतदान केंद्र होते हैं उसके आसपास में आपको ग्रामीण मिलेंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हों। बड़े बड़े हंडों में यहाँ पर चावल और मुर्गा का जो है वो भोज होता है, उसमें सभी को आमंत्रित किया जाता है। अखिलेश, मनीष, कुछ तस्वीर हमने वो भी देखी थी जहाँ पर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया, जबकि वहाँ पर कुछ पोस्टर्स भी नक्सलियों की ओर से लगाए गए थे जिन्हें बाद में सुरक्षा बलों ने हटा दिया। इनमें चेतावनी दी गई थी लोगों को, लेकिन लोगों ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया। ये क्या ट्रेंड दिखा रहा है? क्योंकि हम ये देखते आए कि झारखंड में हमेशा कई चरणों में चुनाव होते थे, इस बार भी 2 चरणों में ही केवल हो रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा संदेश है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वहाँ पर वो काफ़ी सुधरी और जो नक्सलवाद था उसको भी अंकुश लगाने में कामयाबी मिली है। देखिए, नक्सलवाद पे अंकुश के साथ साथ जो विकास का काम हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें बनी हैं जिसके कारण यहाँ पर अभी भी जो मतदान केंद्र होता है, गाँव के अंदर आबादी थोड़ी कम होती है, तो हर गांव के अंदर यहाँ मतदान केंद्र नहीं होता है अखिलेश। अभी भी लोगों को 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर उन्हें पैदल जाना पड़ता है। लेकिन गांव में चूंकि सड़कें हो गई हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के द्वारा अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए साधन भी मुहैया कराया गया था, जिसके कारण वोटिंग में हम देख रहे थे कि जो लगातार जो ग्रामीण इलाकों का मैं आपको बता दूं, ग्रामीण इलाकों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या जो थी वो निरंतर बनी हुई थी। और इसका एक आपको मैं कह सकता हूं कि केंद्र और राज्य दोनों ने न केवल नक्सल उन्मूलन के फ्रंट पर संयुक्त रूप से काम किया है, बल्कि साथ ही साथ जो ग्रामीण सड़कों का जो जाल बिछा है जिसके कारण लोगों का आना जाना थोड़ा सा सुगम हुआ है, वही मतदान के दिन जो है आप जो संख्या देख रहे हैं, जो परसेंटेज बढ़ा है वो उसी के कारण बढ़ा है। क्योंकि अब बूढ़े साथ साथ झारखंड के चुनाव में अगर आप कमोबेश देखेंगे तो जो 60 के ऊपर के लोग हों उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, लेकिन आज वो महिलाओं, चाहे वृद्ध महिला हो या वृद्ध पुरुष हो, उनकी वो भी काफ़ी देर तक कतार में खड़े थे। अखिलेश, शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि जो दूसरे चरण का मतदान होता है क्या उसमें भी इसी तरह का जोश मतदाताओं में देखने को मिलेगा, और जो मतदान में प्रतिशत में बढ़ोतरी दिखाई दी है इस पर क्या इसके राजनीतिक मायने, चर्चा करने के लिए राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं, कोई रिलेशन है मतदान प्रतिशत बढ़ने से या कम होने से चुनाव परिणामों पर? देखिए, इसको जो मैं देख पा रहा हूँ कि शहरी क्षेत्रों में, जैसा अभी आपके जो संवाददाता थे वो भी बता रहे थे, शहरी क्षेत्रों में 60% से कम रहा है। वो रांची में तो 51% रहा है जी। जो एसटी सीटें हैं वहां पर 65 प्लस रहा है और बाकी सीटें 60 से 65 के बीच में रही हैं। इसका जो मतलब समझा जा सकता है वो बहुत साफ है कि जब मैं घूम रहा था तो मैं ये देख रहा था कि शहरों में बहुत उत्साह नहीं था, जो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हुई। लेकिन गांव में उत्साह तो उस तरह से नहीं दिखता था बदलाव का, या कोई उस तरह की चीजें नहीं दिखती थी, लेकिन एक ये चीज दिखती थी, लोग मैया योजना को बात करते थे। अगर आप आदिवासी इलाकों में जाएं तो वहां पर एक अलग तरह की जो सोच थी वो थी, खासतौर पे हेमंत को लेकर के और कांग्रेस को लेकर जी। ये सिमडेगा में भी हमने देखा, कोलेबिरा में देखा, लातेहार में देखा, लोहरदगा में देखा, जो ये खूंटी में भी देखा। तो एक इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि मैया योजना जो हेमंत सोरेन की है और गोगो दीदी योजना जो भारतीय जनता पार्टी की, दोनों का रिकॉल था, दोनों को लोग याद कर रहे थे। लेकिन मैया योजना में लोग ये कह दे रहे थे कि भाई दिसंबर से 2500 रुपए मिल सकते हैं। एक फैक्टर ये है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर ये है, जो आदिवासी इलाकों में 75% तक, 74% के आसपास तक पोलिंग पहुंची है 5 बजे तक वाली, उसका एक बड़ा वजह यह है कि आदिवासी कहीं ना कहीं
अपनी चीजों को लेकर के, जो उनकी जमीन है, उनके जो हक हैं, उनके अधिकार हैं, जंगल को लेकर, इन सब को लेकर के काफी चिंतित हैं। और उसका रिफ्लेक्शन मुझे लगता है कि इसमें दिखाई दिया है। अब वो किसके नैरेटिव के साथ गए हैं, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये इश्यूज जमीन पर थे। लेकिन क्या जी। कारण मानते हैं कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर लोगों में उदासीनता है, वो क्यों मतदान के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे हैं? दरअसल शहरी क्षेत्रों में जो जो इश्यूज निकल के आए, अगर आप बात देखें तो एक तो बेरोजगारी का इशू बड़ा निकल के आया। जब डिटेल बात करें, मैंने जब लोगों से बात की तो लोग कहना था कोई भी सरकार आए कुछ खास होता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो। लेकिन जो जनरल वोटर है उसका कहना था कि हमारी मजबूरी है कि हम कमल को वोट दें। तो जो एक उत्साह होना चाहिए वहां पर मजबूरी का भाव दिख रहा था। तो मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर यह है कि उत्साह नहीं था कहीं, और जो उम्मीद होनी चाहिए वो उम्मीद नहीं। ये चुनाव उम्मीदों का चुनाव शहरों में नहीं था, ये पूरी तरह से उदासीनता का चुनाव था। लोग उदासीन थे, कोई भी आए हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर वो जो इशू जिसको भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है, जिसे रिप्रेजेंट करती है, वो इश्यूज को लेकर के जो खास तौर पे जनरल वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कुछ भी हो, वो करे ना करे, मोदी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, मोदी जी विकास का काम करते हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। लेकिन फिर वही बात जी। आ जाती है कि आपको क्या फायदा, तो वो कहते हैं नहीं नहीं वो तो नहीं कहीं दिखता है कोई भी सरकार आए। जी। एक अंतिम प्रश्न है राजेंद्र जी, जिस तरह से आक्रामक अभियान बीजेपी ने चलाया है, पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सबने जो आदिवासियों के मुद्दे उठाए, घुसपैठ का मुद्दा उठाया, महिलाओं को 1 रुपये में रजिस्ट्री कराने का वादा किया, ये सब मुद्दे कितने ज़मीन पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? दरअसल मैं इस पर जो देखता हूँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मामला है, या जिसे वो रोटी बेटी और माटी की बात कहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, वो इशू जमीन पर उस तरह रिलेट नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर थोड़ा बहुत शुरू भी हुआ तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने उसको जिस तरह से उसका जवाब दिया है वो बहुत आक्रामक तरीके से दिया, और मुझे लगता है कि ग्राउंड पर उसका इम्पैक्ट भी रहा होगा। बहुत ही आक्रामक तरीके से वो जवाब था। तो इसलिए ये नैरेटिव बहुत ज्यादा जमीन पकड़ नहीं पाया। जी। मुझे बिल्कुल साफ तौर पे ऐसा लगा जब मैं घूम रहा था तो। जी। शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि आज के मतदान का क्या राजनीतिक अर्थ हो सकता है, ज़मीन पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते बताएंगे आज पीएम मोदी ने झारखंड में अपनी चुनावी सभाओं में किस तरह से जेएम कांग्रेस पर हमला बोला है। तो जहां एक तरफ झारखंड में पहले चरण का चुनाव हो रहा है, वहीं दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देवघर के सारठ विधानसभा और गोड्डा में रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने आपका रोजगार और जमीन छीनी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कई जातियों के नाम गिनाते हुए कहा कि ये सभी ओबीसी हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि ये जातियां आपस में लड़ जाए। पीएम ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड बनाया और हम ही इसे संवारेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड की ऊर्जा से पूरा देश रोशन हो रहा है। मेरा सपना है कि झारखंड देश के अग्रिम राज्यों में खड़ा हो। आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और
जमीन हथिया ली गई। कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इनके पिताजी जब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा थे, आज जो राजकुमार है ना, उनके पिताजी, तब ही उन्होंने आरक्षण हटाने का ऐलान कर दिया था और तब से आज तक कांग्रेस को कभी भी केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बात कर लेते हैं जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन की, जो आज धनबाद जिले के नीरसा सीट से भाकपा माले और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अरूप चटर्जी के प्रचार के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि झारखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देकर हमने उनके बुढ़ापे की लाठी मजबूत की है। ये लोग ऐसे लोग हैं, पूरा देश का कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी छीन लिया है। किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलता है। ये देश का पहला झारखंड प्रदेश है जहां हम अपने कर्मचारियों को उनका बुढ़ापे का लाठी पुराना पेंशन स्कीम से हमने उनको जोड़ा। आज कोई भी कर्मचारी बिना पेंशन का नहीं है। पूछो इनके भारतीय जनता पार्टी में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलता है क्या? किसी को नहीं मिलता। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। मतदान केंद्रों पर वोटर्स काफी उत्साह में नजर आए। कई मतदान केंद्रों से कुछ प्रेरक तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई जगह विदाई से पहले नई नवेली दुल्हनें सीधे पोलिंग बूथ पहुंची और मतदान कर सुर्खियों में छा गई। दौसा जिले के मलारना स्कूल मतदान केंद्र पर सुबह विदाई से पहले 2 दुल्हनें वोट डालने के लिए पहुंची। इधर देखना। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।